नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो दोस्तों, इतिहास को पढ़ने के लिए हमें इसे एक वर्गीकरण या एक डिवाइडेशन में पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए कि हमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और फिर आधुनिक इतिहास। यानी कि इसे हमें 3 भागों में पढ़ना होता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो हम इसकी शुरुआत करते हैं वो करते हैं पाषाण काल से। पाषाण काल के बाद हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद हम पढ़ते हैं मगध का उत्कर्ष, और साथ में हम पढ़ते हैं मौर्य काल। इन दोनों के बीच में हम पढ़ते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म का इतिहास, उत्पत्ति। मगध का उत्कर्ष, उसमें मौर्य काल पढ़ते हैं, फिर मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, इसके बाद आ जाता है मध्यकालीन इतिहास, यानी इस्लाम का उदय पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले। उसके बाद कासिम का आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, और इसके बाद भारत में जो विदेशी कंपनियां आती है उनके बारे में पढ़ते हैं। विदेशी कंपनियों के पास जो ब्रिटिश कालीन भारत है के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, इतिहास में हमें इन सब टॉपिक को लेकर चलना होगा और इनके अनुसार ही पढ़ना होगा। आजकल तो इसके बाद भी एक स्वतंत्रता के बाद का इतिहास भी अब हमारे सिलेबस में जुड़ गया है, हमारे टॉपिक में जुड़ गया है। तो दोस्तों, हमें जो पढ़ना है वो इसके अनुसार पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाषाण काल। लेकिन पाषाण काल से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। तो ये टर्सरी युग क्या है, ये प्लायोसीन काल क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं मानव की उत्पत्ति।
दोस्तों पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसको कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं महाकल्प। इन महाकल्पों में कई युग होते थे और युगों में कई कल्प होते थे। तो ये जो महाकल्प है इनकी संख्या हमें बताई जाती है 5 और युग बताए जाते हैं 3 और कल्प होते हैं बहुत सारे कुछ इनके अंतर्गत। तो सबसे पहले जो महाकल्प आता है उसको हम बोलते हैं आद्य महाकल्प, या फिर प्रीपेलियोजोइक महाकल्प, या इसको इयोजोइक भी बोलते हैं। उसके बाद पुराजीव महाकल्प। दोस्तों ये जो प्रीपेलियोजोइक महाकल्प है ना, इसमें कोई भी युग नहीं था। इसके अंतर्गत 2 कल्प आते हैं जिसको कि बोला जाता है आर्कियन और प्रीकैम्ब्रियन, यानी कि कैम्ब्रियन पूर्व, प्रीकैम्ब्रियन युग। तो दोस्तों ये जो आर्कियन युग है यहाँ तक जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यहाँ पर केवल नीस की चट्टानें थी और ग्रेनाइट की चट्टानें थी। और ये जो कैम्ब्रियन पूर्व है इसमें धीरे धीरे मतलब अरावली का निर्माण शुरू हो गया था। अरावली और धारवाड़ की जो चट्टानें हैं उनका विकास इसमें शुरू हो गया था। उसके बाद आता है पुराजीव महाकल्प जो कि प्राथमिक युग था। इसके अंतर्गत आता है प्राथमिक युग, और प्राथमिक युग के अंतर्गत जो हैं वो 3 कल्प आते हैं। 3 कौन कौन से आते हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन। दोस्तों ये जो कैम्ब्रियन जो कल्प है इसके अंतर्गत विंध्य पर्वत का निर्माण शुरू हो गया था। विंध्य पर्वत का जो है वो निर्माण शुरू हो गया था और सूक्ष्म जीव और घासों का विकास शुरू हो गया था। जो सूक्ष्म जीव हैं उनका और घासों का विकास इसमें शुरू हो गया था। किसमें? कैम्ब्रियन में। ये किसमें आता है? ये पुराजीवी महाकल्प यानी कि पेलियोजोइक। किसमें आता है? पेलियोजोइक। पेलियोजोइक में आता है। इसमें कौन सा युग है? प्राथमिक युग। कितने कल्प हैं? 3, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन। कैम्ब्रियन में क्या होता है? विंध्य पर्वत का निर्माण शुरू हो गया था, सूक्ष्म जीवों और घासों की उत्पत्ति हो गई थी, उनका विकास शुरू हो गया। और ये जो ऑर्डोविशियन, उसके बाद जो ऑर्डोविशियन कल्प आता है और उसके बाद आता है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन कल्प के अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास शुरू हो गया था। इनमें मछली है और प्रवाल भित्तियों का निर्माण शुरू हो गया था। तो दोस्तों सिल्यूरियन काल में पहली बार जो है वो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास शुरू हो गया था। उसके बाद आता है डिवोनियन। डिवोनियन काल
उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। कल उसके बाद आता है पर्मियन काल। दोस्तों जो सिल्यूरियन काल में है इसमें मछली और प्रवाल भित्तियों का निर्माण शुरू हो गया था। पहली बार रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास शुरू हो गया था। उसके बाद ये डिवोनियन या डाइवोनियन जो कल्प है उसके अंदर शार्क जो मछली है का विकास शुरू हो गया था। शार्क मछली जो है वो पहली बार डिवोनियन काल में या कल्प में नजर आई या उसका विकास शुरू हो गया था। इसी काल में उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों इसमें मछली का विकास शुरू हो गया था, इसीलिए डिवोनियन काल को एज ऑफ फिश यानी मत्स्य युग कहा जाता है। और उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में जो उभयचरों की जो उत्पत्ति या वो तो डिवोनियन काल में हो गई थी, लेकिन उभयचरों का जो विकास है वो कार्बोनिफेरस में शुरू हुआ। उभयचरों का विकास जो है वो कार्बोनिफेरस में शुरू हुआ और जो कोयले की उत्पत्ति या कोयले का निर्माण जो है वो कार्बोनिफेरस कल्प में ही हुआ है। दोस्तों कार्बोनिफेरस से कार्बन से ही प्रतीत हो रहा है कि कोयले का निर्माण इसमें हुआ होगा और उभयचरों का विकास इसमें हुआ है। इसके अलावा कार्बोनिफेरस को जो है वो उभयचरों का युग कहा जाता है। उभयचरों का युग भी इसी को कहा जाता है, कार्बोनिफेरस को। और ये जो अगला कल्प है पर्मियन कल्प, इसके अंतर्गत ज़्यादा कुछ नहीं, जर्मनी में जो है जो फॉरेस्ट है उसके प्रति ब्लैक फॉरेस्ट जो है उसकी उत्पत्ति इस काल में हुई। जो अगला है महाकल्प उसको हम बोलते हैं मध्यजीव महाकल्प। मध्यजीव महाकल्प या मेसोजोइक युग कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक। और इसके अंतर्गत कल्प कौन कौन से आते हैं? मध्यजीव के अंतर्गत ट्रायसिक, जुरेसिक, और क्रीटेशियस। ये जो तीन कल्प हैं ये मध्यजीव महाकल्प में आते हैं और ये युग है द्वितीयक युग। ट्रायसिक क्या है? ट्रायसिक में जो है वो रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। रेंगने वाले जीवों का विकास ट्रायसिक कल्प में हुआ। इसके अंतर्गत भारत में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ना, उसका विकास भी ट्रायसिक कल्प में ही हुआ है। मेसोजोइक महाकल्प के द्वितीय युग में जो मेसोजोइक महाकल्प है जो कि द्वितीय युग में आता है, उसमें ट्रायसिक में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। और इसके अलावा जो जुरेसिक कल्प है दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, हमने देखा भी है, मूवी आई थी जुरेसिक पार्क। तो जुरेसिक में डायनासोर की उत्पत्ति हुई, कंगारुओं की उत्पत्ति हुई। वो सब किसमें हुई? जुरेसिक
जुरेसिक कल्प में, मेसोजोइक में जुरेसिक कल्प में द्वितीय युग में आता है। और डायनासोर, कंगारू और एक जीव आते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। ये जो है ये हवा और स्थल भाग दोनों में रह सकते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। इनकी उत्पत्ति ये सब जुरेसिक में हुई। इसके बाद आता है क्रीटेसस। क्रीटेसस में क्या हुआ, इसमें कछुए की उत्पत्ति हुई। क्रीटेसस में कछुए की उत्पत्ति हुई। और क्या हुआ, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, इनकी उत्पत्ति भी क्रीटेसस युग में हुई। और भारत में जो लोनार झील है उसका निर्माण भी क्रीटेसस कल्प में ही हुआ है। महाजीवी मेसोजोइक जो महाकल्प है उसके अंतर्गत। दोस्तों इसके बाद जो अगला आता है चौथा, सेनोजोइक, नवजीवन महाकल्प या सेनोजोइक। ये जो है इसमें आता है तृतीय युग, टर्सरी। हम सुनते हैं ना सेनोजोइक काल के टर्सरी युग में, प्लायोसीन कल्प में मानव की उत्पत्ति हुई। सेनोजोइक, टर्सरी युग, तृतीय युग। और इसमें कौन कौन से आते हैं कल्प, एक आता है पेलियोसीन, एक आता है इयोसीन, एक आता है ओलिगोसीन, और एक आता है मायोसीन या मियोसीन, और सबसे महत्वपूर्ण प्लायोसीन। दोस्तों इस समय जो है हिमयुग चल रहा था, हिमालय का निर्माण हो रहा था भारत में। ये जो पेलियोसीन है इसमें प्राइमेट्स का उदय हुआ। प्राइमेट्स क्या होते हैं, प्राइमेट्स जो होते हैं वो स्तनधारियों का समूह होता है, उसको प्राइमेट्स कहते हैं। और इसमें जैसे कि मानव, उस समय मानव तो था नहीं, कप्पी है, गोरिल्ला है, चिंपांजी, ओरांगुटान, उनका उदय इसी काल में हुआ। इसलिए इसको प्राइमेट्स का काल या स्तनधारियों का काल भी कहा जाता है, पेलियोसीन काल को। इयोसीन में ट्रांस हिमालय का निर्माण, ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालय का निर्माण, और मियोसीन में ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ वगैरह इनका निर्माण, यानी ये जो ऐप हैं ड्रायोपिथेकस, शियोपिथेकस का निर्माण। और प्लायोसीन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उदय। इस प्रकार जो मानव की उत्पत्ति वो सेनोजोइक टर्सरी काल के प्लायोसीन युग में हुई थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में। इसके बाद जो अगला आता है पांचवा, उसको हम बोलते हैं नियोजोइक। इसमें युग कौन सा है, चतुर्थ।
कल्प कौन कौन से हैं? दो कल्प आते हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन में होमो इरेक्टस, है, निएंडरथाल है, होमो सेपियंस है, इनका उदय इसी काल में होता है। दोस्तों आइए अब मानव की उत्पत्ति में हम इनके विकास की ओर बढ़ते हैं। मानव का विकास या मानव के विकास का जो क्रम था एक बार हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मानव का विकास हुआ, जो मानव जो आया वो रामापिथेकस के रूप में आया। दोस्तों लुईस महोदय जो हैं उन्होंने 1914 में इसके जो जीवावशेष प्राप्त किए थे, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों में पाए गए थे। इसी के आधार पर इसका नाम शिवापिथेकस रखा गया था। दोस्तों पिथेकस का अर्थ होता है कपि, और यहाँ पर जो शिवा है उसका मतलब है शिवालिक की पहाड़ियाँ। लेकिन आगे चल के जो श्री राम हैं, श्री राम जी, उनके आधार पर इस मानव का नाम रामापिथेकस रखा गया। श्री राम जी के आधार पर इसका नाम रामापिथेकस रखा गया। इसकी कुछ जातियाँ भी हैं। पंजाबी खस, और वेलोस्टिस, ये जो है भारतीय, ये अफ्रीकन है, ये है चीनी। दोस्तों ये जो रामापिथेकस है ये जो है ये जंगलों में रहता था। और इसके बाद जो अगला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये मैदानी क्षेत्रों में आकर रहने लगा। इसकी जो खोज की थी वो रेमंड डॉर्ट ने की थी 1924 ईस्वी में। कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टोंग शहर में की थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है दक्षिण का कपि। ऑस्ट्रेलो यानी दक्षिण और पिथेकस का मतलब कपि। इसी के नाम पर इसका नाम दक्षिण का कपि रखा गया। और इसी की एक उपजाति थी जिनजेनथ्रोपस। या जिनानथ्रोपस इरेक्टस या जिनजेनथ्रोपस इरेक्टस। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये सर्वप्रथम औजार निर्माता था।
चलने वाला, थोड़ा झुककर चलता था, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन प्रथम द्विपादी भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये रामापिथेकस नहीं है क्योंकि ये है जंगलों में रहता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो मैदानी क्षेत्रों में रहने लगा। दोस्तों ये जो दोनों हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस और रामापिथेकस, ये मानव के आदि पूर्वज कहे जाते हैं। रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके अलावा ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये प्रथम सांस्कृतिक प्राणी भी कहा जाता है। सांस्कृतिक प्राणी भी इसको कह सकते हैं। और ये जो प्रथम परिवार और नातेदारी का विकास भी इसी के काल में हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नातेदारी और परिवार का विकास ऑस्ट्रेलोपिथेकस के काल में ही हुआ। इसकी जो खोज डॉट महोदय ने की थी, और डॉट महोदय ने इसकी संस्कृति है उसका नाम दंत संस्कृति किया था। ये जो है प्रथम उपकरण का निर्माता था। ये शौकिया तौर पर उपकरण बनाता था। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस का। होमो इरेक्टस या इसी को बोलते हैं पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस। दोस्तों कुछ इतिहासकार इससे एक कदम पहले होमो हैबिलिस को मानते हैं। लेकिन इतिहासकार कहते हैं प्रतिद्वंदिता की दौड़ में ये टिक नहीं पाया था। इसलिए अगला जो मानव के विकास में जो अगला क्रम है वो होमो इरेक्टस या पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस का माना जाता है। ये जो मानव के जीन का प्रथम प्रमाणित सदस्य है। पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस या होमो इरेक्टस। इसका जो नाम है पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये सीधा खड़ा होने वाला जो कपि मानव था, इसलिए इसका नाम पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस रखा गया। खोज से पूर्व एक हेकल महोदय हैं, इन्होंने इसका नाम जो है वो सुझाया था पिथेकेंथ्रोपस एलालुस। एलालुस का अर्थ होता है भाषा विहीन। तो हेकल महोदय ने इसका नाम पिथेकेंथ्रोपस एलालुस सुझाया, लेकिन व्यूपर जानुस महोदय हैं 1962 ईस्वी में 1963 ईस्वी में इसका जो नाम है वो होमो इरेक्टस दिया। जो कि आज भी प्रचलन में है। सॉरी, इसके जो जीवाश्म है वो जो है वो पिकिंग सेंस या पिकिंग मैन के रूप में पाए जाते हैं, और कहीं कहीं जावा मानव या चीनी में पिकिंग मानव भी इसी को कहा जाता है।
इसका एक जीवाश्म मिला है। मध्य प्रदेश में एक जगह हथनोरा, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं डॉक्टर अरुण स्वानकिया। उन्होंने 1928 ईस्वी में हथनोरा में एक कपाल शीश यानी कि खोपड़ी खोजी थी, जिसको इन्होंने नाम दिया होमो इरेक्टस। नर्मदा नदी की घाटी में खोजा था, इसलिए नर्मदेंसिस इसको नाम दिया। और इन्होंने इसको 14 लाख वर्ष पुराना बताया। इस पर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन ये इसी का सदस्य है, इसलिए इसको नाम होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस कहा गया है। इसका जो संबंध है वो निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति से है। ये जो है एशुलियोजा बना लो, एशुलियोजा, चॉपर चॉपिंग, कुठार आदि का बनाते हैं। अब ये क्या है, चॉपर चॉपिंग क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। नदी घाटी में जो पत्थर टकरा टकरा के बिल्कुल गोल हो जाते हैं, और उसके बाद किनारों को जो तोड़ लिया जाता है, किनारों को तोड़ने के बाद ये जो कोर बचता है ना, इस कोर को, जो संस्कृति है वो कोर संस्कृति कहलाएगी। ये हम पुरापाषाण काल में पढ़ेंगे। ये जो कोर है, ये कोर जब एक धार से, मतलब एक धार वाला जो हथियार बनाते हैं उपकरण, उसको बोलते हैं चॉपर, और द्विधार यानी दोनों तरफ धार वाला हथियार बनाते हैं उसको बोलते हैं चॉपिंग। तो ये इस प्रकार के हथियार बनाता था। और ये जो है वो आग का प्रयोग करना नहीं जानता था, लेकिन आग से परिचित था। इसका जो अपवाद है वो है चीनी मानव। वो इसका अपवाद है। क्यों है अपवाद? क्योंकि चीन में एक जगह है चाओजू कोचिन, यहाँ पर अग्नि के प्रमाण मिले हैं। चाओजू कोचिन में अग्नि के प्रमाण मिले हैं। ये गुफा है, इस गुफा में आग के प्रमाण मिले हैं। अतः ये जो चीनी मानव था ये आग से परिचित था, लेकिन कहते हैं कि ये आग से परिचित नहीं था, तो ये अपवाद के रूप में आता है। और गुफा का इन्हें ज्ञान था, गुफा या घिरे हुए सुरक्षित स्थान कह सकते हैं हम, इसका इन्हें ज्ञान था होमो इरेक्टस को। के बाद आता है, इसकी कुछ संस्कृतियां हैं दोस्तों होमो इरेक्टस की। एशुलियोजा बनाता था, इसलिए एशुलियन संस्कृति, प्लेटेनियन संस्कृति, लेवलोनियन संस्कृति, लेवलोनियन संस्कृति,
और एबेलियन संस्कृति, एशुलियन संस्कृति, क्लेक्टेनियन संस्कृति, लेलोनियन संस्कृति और एबेलियन संस्कृति। इसके बाद आता है निएंडरथल। इसके जो अवशेष मिले थे वो सर्वप्रथम मिले थे जिब्राल्टर की चट्टान से। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसके बाद 1856 में जो जर्मनी की घाटी है निएंडरथल घाटी, वहाँ पर इसके जीवाश्म मिले और उसी के नाम पर इसका नाम निएंडरथल मानव रखा गया। ये पहला मानव था जिसने आग जलाना सीखा, ये जानता था, ये चकमक पत्थर से आग जलाता था और शल्क पत्थर, वेदनी, खुरचनी, पॉइंटर इनका उपयोग करता था। और इसकी जो संस्कृति है उसको मोस्तरी प्रस्तर संस्कृति नाम दिया है। मोस्तरी प्रस्तर संस्कृति नाम दिया गया है। और निएंडरथल मानव जो हैं वो अपने पूर्वजों को दफनाते थे, उसके साथ साथ वो कुछ उनकी जो चीज़ें होती थी वो उनको साथ में रखते थे। इससे ये सिद्ध होता है कि कर्मकांड और पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे निएंडरथल मानव। दफनाने के जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले मिले हैं इसी मानव के, निएंडरथल मानव के मिले हैं। कर्मकांड के, दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गुफावासी इनको कहा जा सकता है। ज्ञान तो इन्हें भी हो गया था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। ये अच्छी खासी अवस्था में गुफा में रहते थे, इसलिए इनको प्रथम गुफावासी कहा गया है। चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है होमो सेपियंस। ये जो निएंडरथल है ये पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमाने के बाद चार जो उपजातियों में विभाजित हो गई थी आगे जाके। होमो सेपियंस जो है वो आगे जाके चार उपजातियों में विभाजित हो गई थी। क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी, या इसको बोलते हैं चांसले, और चौथा है कोपेन। ये जो क्रोमैग्नन या होमो सेपियंस है ये उच्च पूर्वाश्रमकालीन है। उच्च पूर्वाश्रमकालीन संस्कृति से ये जो है उस काल के हैं। ये ठोस मुलायम पत्थर का उपकरण बनाते थे, अस्थि उपकरण बनाते थे।
प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। मानव निर्मित पार्श्वी धार वाले बाणों का प्रयोग करते थे। ये धनुष बाण है, ये मानव निर्मित प्रथम मशीन है, प्रथम मशीन कहा जा सकता है। और ये जो है ये उच्च पुरापाषाण काल का पुजारी या विश्व का प्रथम विशेषज्ञ इसको कह सकते हैं, होमो सेपियंस को। क्रो-मैग्नन को जो है वो सही मायनों में आज का प्रबुद्ध मानव होमो सेपियंस कह सकते हैं। दोस्तों ये जो है ये मानव की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा। इससे हमें मानव के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे हुई, क्रम में आगे बढ़ा। इसी क्रम में मानव के इतिहास में हम जो अगला टॉपिक वो पढ़ेंगे वो है पाषाण काल। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो इतिहास पाषाण काल को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो इतिहास को जो प्रागैतिहासिक काल में जो बांटा गया वो कैसे बांटा गया है। हम इतिहास को हम पढ़ते हैं वो 3 भागों में पढ़ते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि इतिहास, ये प्री हिस्टोरिक एज, ये प्रोटो हिस्टोरिक एज, और तीसरा है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक एज। तो दोस्तों प्राक इतिहास वो इतिहास है, किसी भी इतिहास को जानने के 2 साक्ष्य होते हैं, मतलब 2 तरीके होते हैं। या तो हम उसको पुरातात्विक साक्ष्य से पहचानते हैं या फिर साहित्यिक साक्ष्य के द्वारा हमें उसका ज्ञान होता है, या तो लिखित और या फिर पुरातात्विक। ये जो प्राक इतिहास है ये सारा का सारा पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर करता है। इसके हमें कोई भी लिखित या साहित्यिक स्रोत या साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये जो आद्य इतिहास है इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जो है उनसे हमने इस इतिहास को जाना है, आदि इतिहास को, क्योंकि जो इसके लिखित साक्ष्य है उसको हम पढ़ नहीं पाए। तो जो लिखित साक्ष्य हम पढ़ नहीं पाते हैं और जिन जिन मतलब मिले तो होते हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, अतः ये आदि इतिहास के अंतर्गत या प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक काल जो है जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और साहित्यिक स्रोत भी उसके उपलब्ध हैं और उनको हमने पढ़ने में सफलता भी प्राप्त कर ली है, तो वो हिस्टोरिक एज या ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है प्रारंभ से
3000 ईसा पूर्व। इसका जो है आदि इतिहास का 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और ऐतिहासिक काल का है 600 ईसा पूर्व से अब तक या उसके बाद का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल में आता है। जो हमारा जो टॉपिक है पाषाण काल दोस्तों, वो इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो पाषाण काल के अंतर्गत हमें सारे के सारे जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो पत्थरों पर उत्कीर्ण मिले हैं। उपकरण जो है पत्थरों के, इसलिए उसको पाषाण काल नाम दिया है। और ये जो पाषाण काल है ये प्राकृतिक काल के अंतर्गत आता है। आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके हमें पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं और इसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन हम जो लिखित साक्ष्य है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, उनमें हमें सफलता नहीं मिली है। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आदि इतिहास के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो ऐतिहासिक काल है उसको मौर्य काल जो था पहले आदि इतिहास के अंतर्गत ही आता था, लेकिन 1837 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने जो अशोक के अभिलेख हैं अशोक के अभिलेखों की लिपि को समझने में या पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। अतः जो मौर्य काल है वो आदि इतिहास से हटके ऐतिहासिक काल में आ गया। तो दोस्तों हमने देखा ये जो इतिहास है उसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। तो हम सबसे पहले लेंगे प्राक ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत कि हमारा पाषाण काल आता है। प्राक ऐतिहासिक काल दोस्तों, हम पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो किस किस आधार पर किया गया है। तो दोस्तों हमने देख लिया लेखन कला के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया था इतिहास को, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में एक व्यक्ति हैं नेल्सन, उन्होंने इस प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला इन्होंने नाम दिया बर्बर, दूसरा शिकारी, तीसरा कृषक फार्मर, और चौथा सभ्य यानी कि सिविलाइज्ड। दोस्तों नेल्सन महोदय का ये जो वर्गीकरण है ये इसके क्रमिक विकास को तो दर्शाता है, लेकिन इसके तकनीकी विकास को नहीं दर्शाता। इसी वजह से एक व्यक्ति है C.J. थॉमसन, इन्होंने इसका 3 भागों में विभाजन किया। पहले को नाम दिया पाषाण काल, दूसरे पाषाण काल स्टोन एज, दूसरा था ताम्रकांस्य युग, कॉपर ब्रॉन्ज एज, और अगला है लोह युग। यानी कि
दोस्तों C.J. थॉमसन ने जो ये वर्गीकरण किया, एक व्यक्ति हैं 1776 ईस्वी में इन्होंने भी C.J. थॉमसन का ये जो वर्गीकरण है इसका समर्थन किया। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है पाषाण काल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा पाषाण काल। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो और आपको अच्छा लगा वो वीडियो।